दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत आज हम लोग दोस्तों एक नया प्रश्न पत्र देखेंगे। वह है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2010 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, ध्यानपूर्वक दोस्तों सारे प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, और पहले प्रश्न से दोस्तों हम लोग इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। इससे पूर्व दोस्तों हम लोगों ने 2011 से 2023 तक के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम 2010 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के प्रश्नों से। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो याद रखें दोस्तों थॉमसन ने। ठीक है, क्या है देखें फिर से कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो याद रखें दोस्तों थॉमसन ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, देखें ध्यानपूर्वक यहाँ पे। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो याद रखें दोस्तों थॉमसन ने। इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, केवल हम सही आंसर जो है वही देखते चलेंगे दोस्तों, डिटेल व्याख्या हम नहीं देखेंगे। जहाँ जरूरत होगी हम डिटेल व्याख्या भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा दोस्तों कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखें फिर से, कह रहा दोस्तों ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम क्या, वह है दोस्तों हमारा कुभा और कुमू। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार और देखें, कह रहा है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो याद रखिए दोस्तों कुभा और कुमू। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो याद रखें दोस्तों कुभा और कुमू। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुभा और कुमू। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे क्या हैं, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अस्कनी को हम लोग किस नाम से जानते थे दोस्तों, तो अस्कनी हम लोग जानते थे चिनाब के नाम से। ठीक है, वर्तमान में नाम क्या है अस्कनी का, वह है दोस्तों चिनाब। इस पॉइंट को याद रखिएगा। परुसणी दोस्तों हम लोग रावी। ठीक है, परुसणी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, रावी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, अस्कनी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, वह है हमारा चिनाब। इस पॉइंट को याद रखिए। परुसणी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, तो परुसणी का वर्तमान नाम है रावी। ठीक है, विपाशा का क्या था, तो विपाशा का दोस्तों वर्तमान नाम है विपाशा का क्या नाम, विपाशा का वर्तमान नाम है व्यास, और सतुद्री का सतलज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अस्कनी का क्या था, तो अस्कनी का वर्तमान नाम है दोस्तों चिनाब। ठीक है, परुसणी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, याद रखिए, वह है हमारा रावी। ठीक है, विपाशा का दोस्तों व्यास था, और सतुद्री का सतलज। यह भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अस्कनी चिनाब, परुसणी दोस्तों हमारा क्या, परुसणी का था दोस्तों रावी, विपाशा का व्यास, सतुद्री का सतलज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। कह रहा दोस्तों कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। कह रहा दोस्तों हमारा कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, अर्धचंद्राकार। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार और देखें कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो याद रखें दोस्तों अर्धचंद्राकार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, तो याद रखें दोस्तों अर्धचंद्राकार हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि श्रावस्ती की पहचान
गोंडा जिले उत्तर प्रदेश के सहेत महेत नामक स्थान से की गई है, जहां से नगर के प्राचीन भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कह रहा है कि श्रावस्ती नगर का विन्यास दोस्तों अर्धचंद्राकार आकृति का था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। क्या है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम ऑप्शन बी वैशाली में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या हम मार्क करेंगे कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वैशाली में। एक बार और देखेंगे, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी वैशाली हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो याद रखें ऑप्शन बी वैशाली इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे देखें। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। क्या है, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो याद रखें दोस्तों कनिष्क इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक शासक था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो याद रखें कुषाण वंश के राजा कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क के सिक्कों पर दोस्तों बुद्ध के चित्र का अंकन किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है दोस्तों कि कुषाण वंश का शासक कनिष्क क्या था, एक बौद्ध धर्मावलंबी था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क एक बौद्ध धर्मावलंबी था और इसके सिक्कों पर दोस्तों बुद्ध के चित्रों का अंकन किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। क्या है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो याद रखिए दोस्तों संगमरमर से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो याद रखिए दोस्तों संगमरमर से। इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने, क्या है, गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीम प्रथम के शासक विमल ने दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। क्या है, गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीम प्रथम के सामंत विमल ने दोस्तों आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का क्या निर्माण करवाया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कह रहा है कि माउंट आबू के जैन मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था, जो 10वीं और 13वीं शताब्दी में राजस्थान में बनाए गए थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, कह रहा दोस्तों कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसका हम डिटेल व्याख्या देखेंगे। ठीक है, एक बार और देखें, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसकी डिटेल व्याख्या हम चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्नों को दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि दोस्तों जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हूबहू आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। 7वें नंबर प्रश्न की हम डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ हम 7वें नंबर प्रश्न की डिटेल व्याख्या देखेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा दोस्तों जैन आचार्य हेमचंद्र का जन्म, क्या है, कह रहा है जैन आचार्य हेमचंद्र का जन्म दोस्तों क्या है, धंधुका वर्तमान गुजरात में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों कि वह एक व्याकरणविद, दार्शनिक तथा इतिहासकार थे। ठीक है, फिर कह रहा हेमचंद्र ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज, क्या है,
हेमचंद्र ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज यानी कि 1094 से 1143 इनका शासनकाल था तथा कुमारपाल 1143 से 1175 दोनों के दरबारों को क्या किया था, सुशोभित किया था। कह रहा है जयसिंह सिद्धराज ने हेमचंद्र तथा अन्य जैन भिक्षुओं को सम्मानित किया। कुमारपाल ने हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। हेमचंद्र ने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि जैन आचार्य, ठीक है, हेमचंद्र का जन्म धंधुका वर्तमान गुजरात में हुआ था। वे एक व्याकरणविद, दार्शनिक तथा इतिहासकार थे। हेमचंद्र ने गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज यानी कि 1094 से 1143 ईस्वी तथा कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी दोनों के दरबारों को क्या किया था दोस्तों, सुशोभित किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में भी इन्होंने काम किया था और दोस्तों कुमारपाल के भी दरबार में इन्होंने काम किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। फिर कह रहा है कि जयसिंह सिद्धराज ने हेमचंद्र तथा अन्य जैन भिक्षुओं को सम्मानित किया। और फिर कह रहा है दोस्तों कि कुमारपाल ने हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, हेमचंद्र ने संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डिटेल व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है। चलिए दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय वे फले फूले। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा दोस्तों प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय वे फले फूले। तो याद रखें दोस्तों, शुंग हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देखें कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय वे फले फूले। तो याद रखें दोस्तों, शुंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय वे फले फूले। तो याद रखिए दोस्तों, शुंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार और देखें, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय वे फले फूले। तो याद रखें दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन सी, शुंग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, वह था दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्या है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। वह है दोस्तों हमारा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था दोस्तों हमारा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, यापनीय किसका एक क्या था, संप्रदाय था। ठीक है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी, जैन धर्म का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म का। ठीक है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म का। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। कह रहा है कि यापनीय संप्रदाय का संबंध दोस्तों जैन धर्म से था और यापनीय संप्रदाय का उद्भव दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यापनीय संप्रदाय का उद्भव दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के तुलुब क्षेत्र में पाए गए शिलालेख में यापनियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। कह रहा है कि यापनीय संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से था। यापनीय संप्रदाय का उद्भव दोस्तों दिगंबर संप्रदाय से माना जाता है। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के तुलुब क्षेत्र में पाए गए शिलालेख में यापनियों का क्या होता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि गीत गोविंद का रचयिता कौन था। क्या है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे, जयदेव। ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे।
कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी जयदेव हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जयदेव क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जयदेव बंगाल शासक लक्ष्मण सेन जिनका शासनकाल था 1178 से 1205 ईस्वी के दरबारी कवि थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयदेव दोस्तों हमारे यहाँ पे देखिए, जयदेव बंगाल शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है, जिनका शासनकाल 1178 से 1205 ईस्वी था कि लगभग का दरबारी कवि थे हमारे, कौन, वह थे जयदेव बंगाल शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। ठीक है, जयदेव बंगाल शासक लक्ष्मण सेन के क्या थे दोस्तों, दरबारी कवि थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारे जयदेव बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यानपूर्वक, यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें, चलिए देखेंगे, सही युग्म को चुनिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सही युग्म को चुनिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हमारा एलोरा कंदराएं, क्या है, एलोरा कंदराएं कह रहा है दोस्तों, तो इसमें केवल एक ही हमारा सही सुमेल है, वह है दोस्तों खजुराहो चंदेल। ठीक है, जो सही सुमेल है वही हमको मार्क करना है, तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी खजुराहो चंदेल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सही युग्म को चुनिए, तो याद रखिए दोस्तों खजुराहो चंदेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखें, खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण दोस्तों चंदेल शासक धंगदेव ने करवाया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव ने 950 से 1007 जिनका शासनकाल था इन्होंने करवाया था। कह रहा है एलोरा की कंदराएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई हैं, यहाँ शक शासक गलत दिया गया है। ठीक है, एलोरा की जो कंदराएं या गुफाएं हैं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, महाबलीपुरम को किसने बनवाया है, तो महाबलीपुरम दोस्तों हमारा पल्लव कालीन है। क्या है, महाबलीपुरम दोस्तों पल्लव कालीन है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। क्या है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है दोस्तों, पांड्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो एलोरा कंदराएं बनवाई गई थी दोस्तों हमारे राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर जो बनवाए गए हैं वह है दोस्तों बनवाए गए हैं पल्लव शासकों के द्वारा, और जो मीनाक्षी मंदिर बनवाए गए हैं वह दोस्तों बनाए गए हैं हमारे पांड्य शासकों के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एलोरा कंदराएं बनवाई गई हैं दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वह बनवाए गए हैं दोस्तों हमारे पल्लव शासकों के द्वारा। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर हैं वह बनवाए गए हैं दोस्तों हमारे यहाँ देखें पांड्य शासकों ने इन मंदिर का निर्माण करवाया था, मीनाक्षी मंदिर को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एलोरा कंदराएं हो जाएगा राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम हो जाएगा दोस्तों पल्लव, और मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा दोस्तों पांड्य। ठीक है, केवल एक ही पॉइंट हमारा सुमेल है, वह है दोस्तों खजुराहो चंदेल। और खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल शासक किसने, धंगदेव ने करवाया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव ने करवाया था। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, एलोरा की कंदराएं राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है, और महाबलीपुरम हमारा मंदिर जो है वह पल्लव कालीन है, और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, पांड्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें क्या कह रहा है हमारा 13वां नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखें दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना, जो एक वीर एवं साहसी योद्धा योग्य सेना नायक था। कह रहा है दोस्तों कालांतर में वह पृथ्वीराज चौहान नाम से प्रसिद्ध हुआ। कह रहा है कि संयोगिता की रोमानी कथाओं से भी इनका संबंध रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। एक बार और देखें कि पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना, जो कि एक वीर एवं साहसी योद्धा योग्य सेना नायक था। ठीक है, कह रहा है कि कालांतर में वह पृथ्वीराज चौहान नाम से प्रसिद्ध हुआ, और संयोगिता की रोमानी कथाओं से भी इनका क्या है दोस्तों संबंध रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है।
कह रहा दोस्तों कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। क्या है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों राणा कुंभा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राणा कुंभा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखें, कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा राणा कुंभा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, क्या है, उसने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का क्या निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है। वहीं मालवा के शासक महमूद खिलजी ने भी राणा सांगा पर जीत का दावा करते हुए मांडू में 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों राणा कुंभा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा आगे के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। क्या है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों इल्तुतमिश इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों इल्तुतमिश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक नोट दिया गया है, देख लें। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की विजय के साथ ही भारत में एकता प्रथा स्थापित हो चुकी थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी का एकता क्या किया था, प्रदान किया था। ठीक है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की विजय के साथ ही भारत में एकता प्रथा स्थापित हो चुकी थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी का एकता क्या किया था, प्रदान किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है यहाँ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है हमारा 16वां नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें। चलिए दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, कह रहा दोस्तों स्मारक और उनके निर्माता। ठीक है, क्या है, स्मारक और उनके निर्माता यहाँ हमें सुमेल करना है। चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों बात करें यदि अलाई दरवाज़ा की। ठीक है, बात करें यदि अलाई दरवाज़ा की, तो अलाई दरवाज़ा को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे, वह है दोस्तों हमारा अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे, वह है दोस्तों हमारा अकबर से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों मोती मस्जिद आगरा। क्या है, तो मोती मस्जिद आगरा दोस्तों है, वह है दोस्तों हमारा शाहजहां के द्वारा निर्मित कराया गया था, मोती मस्जिद आगरा। ठीक है, फिर है दोस्तों कह रहा है कि मोती मस्जिद दिल्ली। तो याद रखिए मोती मस्जिद दिल्ली हमारा औरंगजेब के द्वारा निर्मित कराया गया था। सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन ए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से देखिए क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, स्मारक है और उनके निर्माता को हमें सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अलाई दरवाज़ा दिल्ली को सुमेल करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। क्या है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली को सुमेल करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी को सुमेल करेंगे दोस्तों अकबर से। मोती मस्जिद आगरा को सुमेल करेंगे शाहजहां से, और मोती मस्जिद दिल्ली को सुमेल करेंगे औरंगजेब से। ठीक है, फिर देखिए अलाई दरवाज़ा दिल्ली को सुमेल करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी को सुमेल करेंगे दोस्तों अकबर से। मोती मस्जिद आगरा को सुमेल करेंगे शाहजहां से। मोती मस्जिद दिल्ली को सुमेल करेंगे औरंगजेब से। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली को सुमेल करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी को सुमेल करेंगे दोस्तों अकबर से। मोती मस्जिद आगरा को सुमेल करेंगे दोस्तों शाहजहां से, और मोती मस्जिद दिल्ली को सुमेल करेंगे दोस्तों औरंगजेब से। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली को सुमेल करेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी को सुमेल करेंगे दोस्तों अकबर से। मोती मस्जिद आगरा को सुमेल करेंगे दोस्तों शाहजहां से। मोती मस्जिद दिल्ली को सुमेल करेंगे दोस्तों औरंगजेब से। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली को सुमेल करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी को सुमेल करेंगे
दोस्तों अकबर से मोती मस्जिद आगरा को सुमेल करेंगे, शाहजहां से मोती मस्जिद दिल्ली को सुमेल करेंगे दोस्तों औरंगजेब से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, वह है हम मार्क करेंगे सही ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे एक बार देख लें दोस्तों, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा का दोस्तों शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का दोस्तों औरंगजेब ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए भी, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा क्या है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा जहांगीर यानी कि बल्ख का युद्ध, यह हमारा सही सुमेल नहीं है, ठीक है। बाकी देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। हुमायूं कह रहा है दोस्तों कि चौसा का युद्ध बिल्कुल सही सुमेल है। अकबर कह रहा है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, तो यह भी हमारा सुमेल है। क्या है? बाबर कह रहा है दोस्तों खानवा का युद्ध, तो यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा हुमायूं चौसा का युद्ध, तो यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। और अकबर कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध, तो यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है जहांगीर हमारा बल्क का युद्ध, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखें क्या कह रहा है, इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार। कह रहा है दोस्तों मुगल काल में बल्ख का अभियान शाहजहां ने किया था, ठीक है। क्या है? मुगल काल में बल्ख का अभियान दोस्तों शाहजहां ने किया था। और कह रहा है कि शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बेक हमलों तथा बलूच एवं अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। क्या है? शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बेक हमलों तथा बलूच एवं अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। इस समय बुखारा और बल्ख दोनों नजर मुहम्मद के अधिकार में थे। नजर मुहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बुखारा को अपने अधिकार में ले लिया। फिर कह रहा है कि नजर मुहम्मद ने शाहजहां से सहायता की अपील की। बादशाह ने तत्परता से उसकी सहायता के लिए वर्ष 1646 ईस्वी में मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी, परंतु मुराद की दूरदर्शिता की वजह से नजर मुहम्मद को बल्ख छोड़कर भागना पड़ा और मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जहांगीर से हमारा बल्ख का युद्ध संबंधित नहीं था, याद रखिएगा। बल्ख का युद्ध संबंधित है दोस्तों किससे? वह है दोस्तों यहाँ देखिए शाहजहां से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है दोस्तों कि बाबर का युद्ध खानवा का युद्ध से बिल्कुल सुमेल है। हुमायूं दोस्तों चौसा का युद्ध से बिल्कुल सुमेल है। अकबर दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध से बिल्कुल सुमेल है दोस्तों। और फिर कह रहा है कि जहांगीर बल्ख का युद्ध, तो बल्ख का युद्ध दोस्तों जहांगीर से सुमेलित ना होकर दोस्तों हमारा शाहजहां से सुमेलित होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ नीचे क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्या है दोस्तों सुमेलित है, ठीक है। खुलदाबाद कह रहा है दोस्तों, क्या है? खुलदाबाद कह रहा है, याद रखिएगा। खुलदाबाद कह रहा है दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। क्या है? यहाँ देखें खुलदाबाद कह रहा है दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। खुलदाबाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों फतेहपुर सीकरी में कह रहा है दोस्तों इत्मादुद्दौला का मकबरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा फतेहपुर सीकरी में क्या है? इत्मादुद्दौला का मकबरा है, ठीक है। आगरा में कह रहा है दोस्तों औरंगजेब का मकबरा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आगरा में हमारा क्या है? औरंगजेब का मकबरा स्थित है। लेकिन फिर कह रहा है कि दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने का मकबरा, तो यह दोस्तों हमारा गलत है, ठीक है। इसमें दोस्तों यह तीनों गलत दिए गए हैं, केवल एक ही सुमेल है। सुमेल पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो केवल एक सुमेलित है दोस्तों, वह है हमारा कौन? ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों अब्दुल रहीम खाने का मकबरा केवल दिल्ली में स्थित है। बाकी ऊपर के तीनों पॉइंट गलत दिए गए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दिल्ली हमारा अब्दुल रहीम खाने का मकबरा, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों, ठीक है। क्या है? अब्दुल रहीम खाने का मकबरा, याद रखिए दोस्तों। क्या है? अब्दुल रहीम खाने का मकबरा हमारा दिल्ली में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने का मकबरा, इनका मकबरा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारा आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। चलिए डिटेल इसका हम देखेंगे। कह रहा दोस्तों खुलदाबाद, ठीक है।
यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों, हम डिटेल इसका देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर के तीनों पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, केवल ऑप्शन डी सही है, यानी कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों हमारा अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा। ठीक है, इसका डिटेल एक बार आइए देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ देखें दोस्तों डिटेल दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा दोस्तों कि अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है। फिर कह रहा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों कहाँ पे, यह खुलदाबाद प्रश्न में दिया गया था, लेकिन शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में यमुना के किनारे मलिका ए आलम नूरजहां ने 1626 से 28 ईस्वी में करवाया था। क्या है, इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में यमुना के किनारे मलिका ए आलम नूरजहां ने 1626 से 28 में करवाया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न में इत्मा-उद-दौला का मकबरा कह रहा था फतेहपुर सीकरी, तो याद रखिए इत्मा-उद-दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में हुआ है, ना कि फतेहपुर सीकरी में। यमुना के किनारे मलिका ए आलम नूरजहां ने 1626 से 28 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, कह रहा है कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रा-दुरा तकनीक यानी कि पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम के इस्तेमाल किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। फिर से देखिए, इत्मा-उद-दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में यमुना के किनारे मलिका ए आजम नूरजहां ने 1626 से 28 ईस्वी में करवाया था, और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रा-दुरा तकनीक यानी कि पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि औरंगजेब का मकबरा दोस्तों खुलदाबाद जिला औरंगाबाद राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर दोस्तों कह रहा था कि इत्मा-उद-दौला का मकबरा, तो याद रखिए इत्मा-उद-दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में यमुना के किनारे मलिका ए आलम नूरजहां ने करवाया था, और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में दोस्तों सर्वप्रथम पित्रा-दुरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, और औरंगजेब का मकबरा स्थित है दोस्तों खुलदाबाद जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी वीणा हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी वीणा, इसको बिल्कुल हम सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन सी इसका ठीक है। ठीक है, याद रखिए औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना हुई है। ठीक है, और कह रहा है कि औरंगजेब एक कुशल क्या थे दोस्तों, वीणा वादक थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 20वें नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सुमेल करना है, तो कुकी विद्रोह को हम सुमेल करेंगे किससे, वह है दोस्तों हमारा त्रिपुरा से। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों हमारा कौन, फिर है दोस्तों हमारा कूका विद्रोह, तो कूका विद्रोह को दोस्तों हम सुमेल करेंगे पंजाब से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पाबना कृषक विद्रोह दोस्तों हम सुमेल करेंगे बंगाल से, और दोस्तों बिरसा मुंडा विद्रोह सुमेल करेंगे बिहार से। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे क्या कह रहा है, देखिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ क्या करिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो कुकी विद्रोह को सुमेल करेंगे दोस्तों त्रिपुरा से। क्या है, कुकी विद्रोह को सुमेल करेंगे दोस्तों त्रिपुरा से, कूका विद्रोह को पंजाब से, पाबना को बंगाल से, बिरसा मुंडा को बिहार से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। कुकी विद्रोह को सुमेल करेंगे त्रिपुरा से, कूका को पंजाब से, पाबना को बंगाल से, बिरसा मुंडा को हम बिहार से। ऑप्शन वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर 4, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न अब स्टार्ट होंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 21वां नंबर प्रश्न है वह पहला प्रश्न होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे बैरकपुर, इसका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बैरकपुर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि है कहाँ पे, बैरकपुर है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, देखें कह रहा है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बैरकपुर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों बैरकपुर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। बैरकपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे। ठीक है, और चलिए अब आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ देख लें 29 मार्च 1857 कह रहा है 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था तथा विद्रोह की शुरुआत क्या थी, कर दी थी। ठीक है, 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई या तोप से उड़ाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, मंगल पांडे दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि हमारे 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। कई बार दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा गया है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे दोस्तों हमारे मंगल पांडे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा दोस्तों कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। क्या है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो याद रखिएगा दोस्तों SN सेन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो याद रखिएगा SN सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के कहने पर क्या है 1857 नामक सरकारी पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक का प्रकाशन मई 1957 में किया गया, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो याद रखिएगा दोस्तों SN सेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार SN सेन थे और उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के कहने पर दोस्तों 1857 नामक सरकारी पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक का प्रकाशन मई 1957 में किया गया, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे दोस्तों SN सेन। ठीक है, चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखें। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का क्या दोस्तों समर्थन किया था, तो याद रखिएगा आर्य समाज हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को दोस्तों पुनः क्या हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, तो आर्य समाज। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 24वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में क्या प्रोत्साहन मिला, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों लॉर्ड रिपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। लॉर्ड रिपन वर्ष 1880 से 1884 के बीच भारत का वायसराय रहा। उसने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन के संबंध में सरकारी प्रस्ताव रखा। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में करवाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कई पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर से देखें कि लॉर्ड रिपन वर्ष 1880 से 1884 के बीच भारत का वायसराय रहा। उसने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन के संबंध में सरकारी प्रस्ताव रखा। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है दोस्तों कि नियमित जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में करवाया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को दोस्तों भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। चलिए आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। 25वां नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों आनंद मठ से। ठीक है, फिर है दोस्तों माइकल मधुसूदन दास। ठीक है, तो माइकल मधुसूदन दास को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों कैप्टिव लेडी से। ठीक है, और फिर दोस्तों कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर को सुमेल करेंगे दोस्तों गोरा से और सरोजनी नायडू को द ब्रोकन विंग से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए
बंकिम चंद्र चटर्जी को सुमेल करेंगे दोस्तों आनंद मठ से, माइकल मधुसूदन दास को सुमेल करेंगे कैप्टिव लेडी से, रविंद्रनाथ टैगोर को सुमेल करेंगे दोस्तों गोरा से, और सरोजनी नायडू को सुमेल करेंगे द ब्रोकन विंग से। ठीक है, फिर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों आनंद मठ से सुमेल हो जाएंगे, माइकल मधुसूदन दास को सुमेल करेंगे कैप्टिव लेडी से, रविंद्रनाथ टैगोर को गोरा से, सरोजनी नायडू को द ब्रोकन विंग से। और सही आंसर क्या मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे दोस्तों, यहाँ देखें सही आंसर इसका हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा कौन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे इस प्रश्न का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखें यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा वह है हमारा CR दास। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो याद रखिएगा दोस्तों CR दास। ठीक है, आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। वर्ष 1917 में होम रूल लीग से संबंधित नेताओं यानी कि एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, VP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, क्या है 1917 में होम रूल लीग से संबंधित नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, VP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने दोस्तों सर की उपाधि वापस कर दी और CR दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े, वे स्वराज दल से जुड़े थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो याद रखें अहमदाबाद की हड़ताल इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन C मार्क करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया, तो याद रखिए दोस्तों अहमदाबाद की हड़ताल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन C होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो ऑप्शन C अहमदाबाद की हड़ताल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग के बोनस विवाद को लेकर हस्तक्षेप किया था। ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग के क्या है बोनस विवाद को लेकर हस्तक्षेप किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा वह है हमारा अहमदाबाद की हड़ताल में दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो याद रखिए दोस्तों महात्मा गांधी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ क्या है दोस्तों सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें दोस्तों। ठीक है, यहाँ दिया गया है हमारा 29वां नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए चलिए ध्यानपूर्वक देखिए 29वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने क्या है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं क्या देख सके। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके, तो याद रखिए ऑप्शन ए BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके, तो याद रखिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को क्या नहीं देख सके। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 1922 तक चला, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही क्या दोस्तों हो गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके, तो याद रखिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। 30वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कथन कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का क्या बहिष्कार किया था। ठीक है, क्या है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कारण कह रहा है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य क्या थे, भारतीय नहीं थे। ठीक है, कथन कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, फिर कारण कह रहा है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इस पॉइंट को याद रखिए, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ए तथा आर क्या है हमारा दोनों सही है,
और क्या कर रहा है, आर दोस्तों ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, कथन कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 31वें नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। ठीक है, कह रहा है कि महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यरवदा जेल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्या कह रहा है, देखें यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा दोस्तों महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यरवदा जेल में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है 31 नंबर प्रश्न की महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यरवदा जेल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें, महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ, यरवदा जेल में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कह रहा दोस्तों कि 21 मई 1930 को क्या है, 21 मई 1930 को ही ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज स्लोकोवे और महात्मा गांधी के बीच साक्षात्कार प्रकाशित हुआ, जो यरवदा सेंट्रल जेल में आयोजित किया गया था। यानी दोस्तों लास्ट पॉइंट देखें कि धर्षणा नामक कांड के समय गांधी जी यरवदा सेंट्रल जेल में थे। ठीक, यही प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी धर्षणा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह है दोस्तों हमारा यरवदा जेल में। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि 21 मई 1930 को, ठीक है, 21 मई 1930 को नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धर्षणा में हुई। इस दिन सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धर्षणा नामक कारखाने पर क्या किया था, धावा बोल दिया था। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, कह रहा है कि सरोजिनी नायडू समेत अन्य आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 21 मई 1930 को ही ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज स्लोकोवे और महात्मा गांधी के बीच साक्षात्कार प्रकाशित हुआ, जो यरवदा सेंट्रल जेल में आयोजित किया गया था। और यानी धर्षणा नामक कांड के समय गांधी जी यरवदा सेंट्रल जेल में थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 32वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो सही आंसर मार्क करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने दोस्तों भूमिगत होकर रेडियो का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 33वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम को क्या करें, पता करें। तो क्रिप्स मिशन हमारा दोस्तों कब आया था। तो क्रिप्स मिशन हम इसका बिल्कुल सही डेट डालेंगे, वह है दोस्तों क्रिप्स मिशन हमारा आया था, वह है दोस्तों हमारा कब। तो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों हमारा 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है दोस्तों हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा दोस्तों हमारा 1946 से। फिर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा दोस्तों हमारा कब, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा वेबल ऑफर। तो वेबल ऑफर दोस्तों हमारा था कब, यह था दोस्तों हमारा वेबल ऑफर जो था वह था दोस्तों 1945 का। ठीक है, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों, कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने, पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है दोस्तों यहाँ की ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942, ठीक है, क्या है हमारा यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को
क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन क्या दोस्तों भारत पहुंचा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों हमारा हो जाएगा वह है कौन, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रिप्स मिशन, यानी कि ऑप्शन ए पहले जो दिया गया है वह हमारा पहले होगा क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, फिर हो जाएगा वेबल ऑफर और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। तो सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया भारत दोस्तों, याद रखें 23 मार्च 1942 को। कब क्रिप्स मिशन हमारा भारत आया, 23 मार्च 1942 को, यहाँ देखें, ठीक है। फिर दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942 को, और वेबल ऑफर आया दोस्तों हमारा 14 जून 1945 को, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेबल ऑफर आया दोस्तों 14 जून 1945 को, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रिप्स मिशन यानी कि 23 मार्च 1942। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, वह है दोस्तों वेबल ऑफर 1945, और लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सबसे पहले क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेबल ऑफर और लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेबल ऑफर और कैबिनेट मिशन प्लान। सही आंसर 1, 3, 4 और 2 होगा, सही सीरीज याद रखिएगा। चलिए 34वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखें क्या दिया गया है, ठीक है। 34वें नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, वह है जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना। क्या है, सबसे पहले हो जाएगा दोबारा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कैबिनेट मिशन का पहुंचना। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। सबसे पहले होगा दोस्तों हमारा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कैबिनेट मिशन का पहुंचना, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, और फिर है दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन का पहुंचना। फिर हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, और सबसे लास्ट में होगा अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे पहले होगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना। फिर हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा, फिर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन का पहुंचना। फिर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, और लास्ट में होगा अंतरिम सरकार का गठन, यानी कि सबसे पहले डी होगा, ठीक है। फिर होगा दोस्तों हमारा बी, फिर होगा दोस्तों हमारा कौन, वह है दोस्तों हमारा, फिर हो जाएगा सी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, ठीक है। DBCA बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखिएगा जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन का पहुंचना। फिर हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, और फिर हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, और लास्ट में होगा अंतरिम सरकार का गठन। DBCA बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 35वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ एक बार सीरीज देख लें दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि 15 जुलाई 1945 को, ठीक है, 15 जुलाई 1945 को जिन्ना ने दोस्तों शिमला कॉन्फ्रेंस को क्या विफल या विध्वंस कर दिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। 15 जुलाई 1945 को जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस कर दिया, ठीक है। बी कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक है। फिर कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया, ठीक है।
और लास्ट में 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें कि 15 जुलाई 1945 को दोस्तों जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या विध्वंस कर दिया। ठीक है, 15 जुलाई 1945 को जिन्ना ने शिमला कॉन्फ्रेंस को विफल या क्या किया दोस्तों, विध्वंस कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। फिर दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया। 16 अगस्त 1946 को और 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 15 जुलाई 1945, फिर 24 मार्च 1946, फिर 16 अगस्त 1946 और लास्ट में 2 सितंबर 1946। ठीक है, इस डेट को याद रखें और बढ़ें दोस्तों 35वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। कई बार पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में भी पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे डॉक्टर क्या, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं तो याद रखिए कौन, वह है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 36वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सुमेल नहीं है, यानी कि के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो यह गलत दिया गया है दोस्तों। कह रहा है व्याख्या में कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक जकारिया हैं और रफ़ीक जकारिया द्वारा रचित अन्य पुस्तकें हैं मुहम्मद और कुरान, विभाजन की कीमत, रजिया, भारत की रानी आदि। जो अन्य बुक भी इनकी पुस्तकें दी गई हैं उनका भी नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, तो कह रहा है कि लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपियरे, तो यह दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट बिल्कुल सही सुमेल है। क्या है, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपियरे, तो फ्रीडम एट मिडनाइट बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर है हमारा क्या, दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर दोस्तों कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि कह रहा है कि के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह गलत दिया गया है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया दोस्तों हो जाएगा रफ़ीक जकारिया से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ देखें लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपियरे हो जाएगा दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट। क्या है, लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपियरे हो जाएगा दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के अजीज ना हो के दोस्तों हो जाएगा रफ़ीक जकारिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सुमेल नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे। ठीक है, 37वें नंबर प्रश्न को देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कथन कह रहा है दोस्तों कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। क्या है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो बिल्कुल दोस्तों सही दिया गया है हमारा कथन। ठीक है, कारण कह रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। यह भी पॉइंट हमारा सही है और इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या दोस्तों सही व्याख्या करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कि कथन कह रहा है दोस्तों कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है कारण कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 38वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, 38वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है सही आंसर मार्क करेंगे हिमाचल
प्रदेश। ठीक है, देखें दिए गए विकल्पों में से सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। क्या है? सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। सुईल नदी दोस्तों रावी नदी की क्या है? सहायक नदी है। सुईल नदी परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर के आधार पर किया गया है। ठीक है, क्या है? सुईल नदी परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर के आधार पर किया गया है। और यह भी याद रखें कि सुईल नदी दोस्तों रावी नदी की क्या है? सहायक नदी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, सुईल नदी परियोजना स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? क्या है? निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, भीमताल हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह है हमारा भीमताल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत वर्ष 2001 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है दोस्तों शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की झीलों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, वर्ष 2013 में कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना तथा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को मिलाकर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम लाया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है? 2013 में दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना तथा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को मिलाकर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम लाया गया। ठीक है, बाकी जो झील दिए गए हैं दोस्तों वहाँ पे कह रहा है कि पुल्लिकट झील, तो पुल्लिकट झील दोस्तों क्या है? हमारा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। पुल्लिकट झील क्या है? पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ऊटी झील दोस्तों तमिलनाडु में है और सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। और आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, वह है नर्मदा नदी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो याद रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी हमारी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है दोस्तों हमारी नर्मदा नदी। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा। चलिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों हमारी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में है दोस्तों विंध्यन पहाड़ियाँ और फिर दोस्तों इसके दक्षिण में है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, जिसके बीच से होकर दोस्तों हमारी नर्मदा नदी बहती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।